हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एथिक्स क्लास के ही अंतर्गत हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के महान नेताओं के जीवन चरित्र से या उनके द्वारा दिए गए कथनों के माध्यम से हमें क्या शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग दो महान नेताओं के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले हमें महान नेता दिखाई पड़ते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। आप सभी लोगों को पता होगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताने की जरूरत कम पड़ती है। आप इनके जीवन से प्रेरणा जरूर लेते होंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इनके जीवन से प्रेरणा आप देखेंगे कि हमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, ठीक है। पहला तो आपने देखा होगा कि काफी गरीबी की स्थिति में भी ये भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई पड़ते हैं। गरीबी में इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, धैर्य रखा, मेहनत किया, परिश्रम किया और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, साथ ही साथ किसानों की आवाज को उठाने वाले पहले प्रधानमंत्री आप देखेंगे। प्रखर रूप से अगर किसी प्रधानमंत्री ने आवाज उठाया तो लाल बहादुर शास्त्री जी दिखाई पड़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसके माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि उस समय किसानों में एक आत्मबल मिला, अधिक से अधिक अन्न उपजाने की प्रेरणा मिली। तो जवान को भी एक प्रकार से प्रेरणा दिया कि आप जो है अपने देश की सुरक्षा चौकसी के साथ, पूरे चौकसी के साथ करिए। साथ ही साथ किसानों को भी एक प्रकार से आत्मबल मिला कि हमारे देश में किसी प्रकार की भावी भविष्य में खाद्यान्न की संकट ना हो जाए। हमें अपने देश में खाद्यान्न संकट से हमें अपने देश को बचाना है। तो किसानों को भी आत्मबल देने के लिए इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो साथ ही साथ आप देखेंगे सेना को भी एक प्रकार से मनोबल मिला। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सादगी और ईमानदारी की पहली शिक्षा, यहाँ पर आप कहेंगे कि सादगी और ईमानदारी, ठीक है, और ईमानदारी। अब इसमें आप क्या भर सकते हैं, इस लाइन में आप कह सकते हैं, इस लाइन में आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो ऑल ओवर आप देखेंगे कि नेचर दिखाई पड़ता है, काफी सादगीपूर्ण दिखाई पड़ता है। कोई दिखावा नहीं। वर्तमान में आप देखेंगे कोई भी साधारण अगर नेता भी होता है तो वो अपने आप को दिखाता है, ठीक है, आसपास के लोगों को एक माहौल बना के रखता है। लेकिन आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि एक सादगीपूर्ण नेता दिखाई पड़ते हैं। इनको काम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो काम किए हैं उसकी वजह से इनको जाना जाता है। ईमानदारी जो है इनके नेतृत्व में दिखाई ही पड़ता है। तो आप देखेंगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है 1964 में, उसके बाद से 2 वर्षों का आप देखेंगे कि जो शासनकाल रहा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का रहा है। 2 वर्षों के शासनकाल के दौरान इन्होंने किसानों को और खासकर आप देखेंगे ग्रामीण उद्योगों को भी प्रमोट करने की कोशिश की। तो आप बताएंगे कि भाई सादगी और ईमानदारी की शिक्षा हमें दिखाई पड़ती है, मिलती है इनसे। इसमें कुछ पॉइंट आप डाल दीजिएगा कि ये सिंपल साधारण जो है इनका पहनावा भी रहता था, साधारण आप देखेंगे सिंपल बोलचाल रहती थी। आपको लगेगा ही नहीं कि किसी प्रधानमंत्री से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दो पॉइंट इसमें डाल दीजिएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट आप क्या दिखाई पड़ता है, दूसरा पॉइंट देशभक्ति एवं सेवा की भावना। तो अगर इनके कार्यशैली को देखेंगे, तो आपको दिखाई भी पड़ेगा देशभक्ति एवं सेवा की भावना। कार्यशैली में आप इनके देखेंगे तो देशभक्ति के संपुट आपको दिखाई पड़ेंगे। सेवा की भावना जरूर इनके कार्यशैली में दिखाई पड़ेगा। अपने निजी स्वार्थ, आप यहां पर कहेंगे कोई निजी स्वार्थ नहीं, अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके, ठीक है, कोई निजी स्वार्थ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई निजी स्वार्थ नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है, कोई निजी स्वार्थ नहीं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर देश प्रथम विचारधारा को प्रमुखता दिया। इन्होंने विचारधारा को प्रमुखता दिया, ठीक है, या वरीयता दिया। तो देश प्रथम की जो, जैसे अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की भावना में भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता होगा, उनके वक्तव्य में ही दिखाई पड़ता होगा कि देश प्रथम है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के भी आप देखेंगे कि कथनों में देश प्रथम की जो विचारधारा है वो सबसे पहले दिखाई पड़ती है। कोई निजी स्वार्थ नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। तो देशभक्ति और सेवा की भावना हमें दिखाई पड़ती है।
इससे हमें, अगर हम प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो हमें भी किसी भी निजी स्वार्थ के लिए प्रशासनिक मशीनरी का या प्रशासनिक स्रोतों का या सरकारी स्रोतों का, सरकारी जो संसाधन है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सेवा भाव के साथ जो है अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो आत्मनिर्भरता की शिक्षा हमें इनसे मिलती है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा हमें मिलती है। 5 पॉइंट ही हमें किसी भी पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, बाकी आप अपने मानसिक उपज के माध्यम से इसको भर सकते हैं। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलती है। इन्होंने एक नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय किसान। और ऐसे कंडीशन में इस कथन के ही संदर्भ में देखें तो आप कहेंगे कि यहां पर एक प्रकार से जवानों को प्रेरित किया। ठीक है, आर्मी के या सेना के जवानों को प्रेरित किया, सेना के जवानों को प्रोत्साहित किया या प्रेरित किया। और इसके साथ ही साथ किसानों को भी खाद्यान्न उपज के हेतु, किसानों को भी खाद्यान्न उपज हेतु प्रोत्साहित किया। ठीक है, ताकि भारत में, अच्छा ये दौर कौन सा चल रहा था? ये दौर चल रहा था जिस समय आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हरित क्रांति होने वाली थी। हरित क्रांति से पहले का दौर चल रहा था, हरित क्रांति के आसपास का ही दौर चल रहा था। और उस समय आप देखेंगे व्यापक स्तर से हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट था और हम लोग अमेरिका से खाद्यान्न को मंगाया करते थे। और अमेरिका अपने यहाँ के ऐसे खाद्यान्न को हमारे यहाँ भेजता था जो हमारे यहाँ के वर्तमान समय में पशु भी न खाएं। आप सोचिए, हमारा देश ऐसे दौर से गुजर रहा था जिस समय हमारे यहाँ खाने के लिए जो है अच्छे खाद्यान्न की उपस्थिति नहीं थी। गेहूं नहीं था हमारे पास जौ नहीं था, हमारे पास धान नहीं था। ठीक है, हमारे पास अन्य जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो नहीं थी। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका ने उन खाद्यान्न चीजों को भेजा जो यहाँ पर वर्तमान में पशु भी ना खाए, लेकिन मजबूरन हमें वो इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे नेहरू शास्त्री जी ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों की आवाज को जो है प्रबल करने के लिए इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ऐसे कंडीशन में सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, चूंकि आप देखेंगे 1964 के आसपास में आपका युद्ध, 1962 के आसपास में आपका युद्ध चाइना के साथ हो गया था और 65 में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो जवान भी हतोत्साहित हो रहे थे, क्योंकि चाइना के साथ वाला युद्ध हम हार गए थे। पाकिस्तान का युद्ध जो है हमने जीत लिया था, लेकिन चाइना के साथ वाला जो युद्ध हुआ था उसमें हमारा जो वो कश्मीर का हिस्सा है, आप देखेंगे अक्साई चीन वाला हिस्सा, वो हमारे हाथ से निकल गया था। तो सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ खाद्यान्न के संकट को दूर करने के लिए इन्होंने आत्मनिर्भरता की पहल अपनाई, जिसमें जय जवान और जय किसान का नारा दिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं कि इन्होंने क्या कहा। चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहा। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, एकता और अनुशासन की भावना इनके अंदर से हमें दिखाई पड़ती है, इससे हमें सीखने को भी मिलता है। तो एकता और अनुशासन अगर देखें तो हमारे अंदर दिखाई पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यशैली से आप सीख सकते हैं एकता और अनुशासन, जो हमें सबसे अच्छे मूल्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो एकता और अनुशासन, चौथा जो पॉइंट है वो एकता और अनुशासन का है। ठीक है, शास्त्री जी के विषय में कहा जाता है कि शास्त्री जी इतने अनुशासित व्यक्ति थे कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर के ये कभी भी पीछे नहीं हटे और इन्होंने अपने काम को पूरे अनुशासन के साथ किया। अपने कर्तव्यों को पूरे अनुशासन के साथ पूरा किया। ठीक है, अनुशासन के साथ पूरा किया। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे एकता के लिए इन्होंने, आप देखेंगे कि भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की। ठीक है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को बढ़ावा दिया।
भेदभाव रहित समाज की स्थापना पर बल दिया, भेदभाव रहित समाज की स्थापना पर बल दिया, किसी धर्म विशेष की वृद्धि, अभिवृद्धि या पतन जैसे विचारों को अस्वीकार किया। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाई भारतीय सेना को इन्होंने और मजबूती प्रदान की, क्योंकि उस समय युद्ध, मैंने आपको बताया कि एक तो आपका भारत और चाइना के मध्य में युद्ध हुआ था 1962 का, और उसके बाद में पाकिस्तान के बीच में 1965 का युद्ध हुआ। और फिर आगे आप चल के देखेंगे कि फिर जब ताशकंद में आप देखेंगे कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, और वो भी एक प्रकार से रहस्यमयी तरीके से मृत्यु होती है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बागडोर संभाला, और फिर आगे चल करके आप 1971 का युद्ध देखेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य में। ठीक है, तो भारतीय सेना का जिस तरीके से मजबूतीकरण किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को बढ़ावा दिया, भेदभाव रहित समाज की स्थापना की बात की, किसी धर्म विशेष की अवृद्धि या पतन जैसे विचारों को अस्वीकार किया। इनका मानना था कि देश जो है वो कई प्रकार के धर्मों का समागम वाला देश है, यहाँ पर विविध प्रकार के धर्म के लोग हैं, विविध प्रकार के भाषा के लोग हैं, विविध प्रकार के संस्कृति के लोग हैं। ठीक है, इनकी अपनी पहचान है, और इसी से हमारे देश की अपनी पहचान है। हमारे देश को सामाजिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है, और अगर हम किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देंगे तो हमारे देश की जो मूल पहचान है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने एकता और अनुशासन अपने कर्तव्यों में दिखाई पड़ा, इनके कर्तव्यों में दिखाई पड़ता है, और एकता इनकी कार्यशैली में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट, संघर्ष और साहस की शिक्षा। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि हरित क्रांति जैसा जो आप देखेंगे, हरित क्रांति जैसा जो एक प्रकार से इनिशिएटिव है, पहल है, वो लाल बहादुर शास्त्री की ही दूरदर्शी नीतियों का परिणाम दिखाई पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो नेता हमारे यहाँ हुए हैं, उनके माध्यम से न कि हमारे यहाँ खाद्य संकट जैसी समस्याएं दूर हुई, बल्कि हमारे यहाँ खाद्य अधिशेष भी हुआ। अब हमारे पास इतना खाद्य शेष है कि हम वैश्विक स्तर पर खाद्य की आपूर्ति करते हैं, और विश्व में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी व्यापक स्तर से खाद्यान्नों की जाती है, जिनमें ना केवल हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, चावल भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चावल के साथ साथ में मिर्च, मसाला, अनेक प्रकार की खाद्यान्न वस्तुओं को भारत से बाहर भेजा जाता है। ये हरित क्रांति का ही प्रभाव है। आप लंबे समय तक देखेंगे जो हमारे यहाँ खाद्यान्न जो है अधिशेष की स्थिति आई है, खाद्यान्न संकट से खाद्यान्न अधिशेष में विशेष योगदान हमें दिखाई पड़ता है किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो ये बात भी आप यहाँ पर मेंशन करें, सारी बातें आपको बताई जा रही। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है, संघर्ष और साहस का दिखाई पड़ता है। संघर्ष और साहस का दिखाई पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि लालटेन से इन्होंने पढ़ाई की थी। चिमनी आप सभी लोग देखिए, आप कितने साल के हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि 2000 के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे कैटेगरी के, उन्होंने चिमनी और लालटेन से पढ़ाई की है। लालटेन से और चिमनी से पढ़ने वाले जो देश के प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। और बिल्कुल गरीबी में, इनको विरासत में कोई ऐसा भी नहीं कि इनके घर में जो है नेहरू जी के समान अन्य जो प्रमुख नेता हैं वो हुए हैं। ठीक है, विरासत में नेतृत्व इनको नहीं मिला है, इन्होंने अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से, अपने एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपनी योग्यता से इन्होंने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि गरीबी में होते हुए भी, यहां पर आप लिखेंगे कि गरीबी में होते हुए भी इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ये जो है गांव के पास में एक नदी हुआ करती थी, उसको जो है तैर करके जाते थे पढ़ने। अब पता नहीं ये सही बात है या गलत है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़ थी, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। गरीबी और मजबूरी में भी, ठीक है, गरीबी में भी, या फिर कह सकते हैं गरीबी में भी शिक्षा के महत्व को समझा और अपने मेहनत से
अपने मेहनत से भारत के प्रधानमंत्री पद को मेहनत एवं योग्यता भी भारत के प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किया। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, तो आप श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की अगर जीवन चरित्र को आप देखेंगे, आदिवासी समाज की महिला है, ठीक है, उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितने ऐसे दौर देखे जहां पर उन्होंने खुद ही बताया है कि जो है शाम को जब हमारे परिवार के लोग साथ में बैठते थे तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ठीक है, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमने और हमारे परिवार के जो अन्य लोग हैं हमने उनकी शिक्षा को कभी बाधित नहीं होने दिया और खुद जिम्मेदारी ली और साथ ही साथ लोगों को भी पढ़ाया और हमेशा प्रेरित किया कि हमें अपनी इस परिस्थिति से आगे निकलना है। तो संघर्ष और साहस दोनों दिखाई पड़ता है, जो इनसे हमें नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट आप लिख देंगे, बढ़िया से आपको नंबर मिल जाएगा। 125 शब्दों का आएगा तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब दूसरे जो हमें प्रमुख नेता दिखाई पड़ते हैं, महान नेतृत्व जिनका दिखाई पड़ता है, वो है कौन? वो है जयप्रकाश नारायण जी। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। बिहार में इनका जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी से बहुत जो है प्रभावित थे और इंदिरा गांधी जी के समय में 1970 के दशक में तहलका मचा के भारतीय राजनीति में रखने वाले कौन दिखाई पड़ते हैं? जेपी आंदोलन आपने देखा होगा गांधी मैदान में, पटना में गांधी मैदान है। जेपी आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी चर्चा रही और आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी के समय ये प्रखर रूप से जो भ्रष्टाचारी विद्यमान थी शासन प्रशासन ने उसकी आवाज बनकर के उभरे। ठीक है, उसको समाप्त करने की बात कही। तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब ये कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, ये सब आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में, पीटी में भले ही पूछ लिया जाए। तो जेपी साहब जो है वो जुड़े हुए थे बिहार से। कहाँ के रहने वाले थे ये? बिहार से इनका संबंध दिखाई पड़ता है और इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर आप देखेंगे व्यापक स्तर से लगाम लगाने की कोशिश की। और कब इनका प्रभावी समय कब दिखाई पड़ता है? 1970 का जो दशक है, आप देखेंगे इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार विरोधी, जैसे आप देखेंगे अन्ना हजारे का आंदोलन 2012 के आसपास दिखाई पड़ता है और इन्हीं के प्रयासों से लोकपाल और अन्य जो हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं वो अन्ना हजारे के आंदोलन से। उसी तरीके से भ्रष्टाचार से निपटने हेतु आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, जेपी आंदोलन। और याद रखिए इनके आंदोलन का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। और फिर ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि उस समय इंदिरा गांधी जी को कुछ इनिशिएटिव भी लेने पड़े थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लोकतंत्र और जनशक्ति में विश्वास, पहला पॉइंट इनसे क्या सीखने को मिलता है? लोकतंत्र एवं जनशक्ति में विश्वास, इनसे सीखने को मिलता है। अच्छा, इनका मानना था कि भाई ऐसा है कि अगर लोकतंत्र एक्चुअल रूप से है तो लोकतंत्र का स्वरूप भी दिखना चाहिए। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? जनता, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। ठीक है, जनता की सहभागिता। अब देखिए मान लीजिए कोई कानून बना और बिना जनता के सलाह, बिना जनता से परामर्श किए उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने की बात चल रही है, तो क्या एक्चुअल में वो लोकतंत्र होगा? ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि वर्तमान में भी कई सारे ऐसे कानून बने हैं जिनमें जनता की सहभागिता कम दिखाई पड़ती है। लोकतांत्रिक रूप से कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो कम दिखाई पड़ती है। तो इनका कहना था कि लोकतंत्र अगर लागू करना है तो जनता की सहभागिता होना जरूरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इस वजह से इन्होंने क्या किया? इस वजह से इन्होंने व्यापक स्तर पर आप देखेंगे जन आंदोलन किया कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र की मूल भावना समाप्त नहीं होनी चाहिए। यानी जनता की सहभागिता भी हो और पारदर्शिता भी हो। पारदर्शिता किसमें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर विपक्ष का कोई भी व्यक्ति पूछे कि आपको चुनाव के समय, आप सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे चुनाव के समय, इस सीसीटीवी कैमरा को हमें भी देखना है कि किस तरीके से चुनाव में पारदर्शिता हुई है, तो चुनाव आयोग को ये जवाब देना कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि क्या हम अपनी मां बहन बेटियों का
इमेज दिखा सकते हैं क्या? तो इसमें कोई तर्क नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये तो पब्लिक वाली चीजें थी, इसको दिखाई ही जानी चाहिए थी। उसी तरीके से इनका कहना था कि भाई अगर किसी प्रकार का चुनाव होता है, किसी प्रकार का कोई पॉलिसी बनती है, किसी प्रकार का कोई नीति बनता है, तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो शासन प्रशासन में पारदर्शिता की बात इन्होंने उठाई। ठीक है, पारदर्शिता, जनता की सहभागिता होनी चाहिए। जनशक्ति में विश्वास इन्होंने रखा। जनशक्ति विश्वास का मतलब क्या हुआ? इनका मानना था कि अगर जनता चाह ले तो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप देखने को मिल सकता है। अच्छे नेतृत्व करने वाले लोग हमारे समाज से ही निकलते हैं, अलग से कहीं से आते नहीं है। जनता जिस तरीके की होगी, नेता भी उसी तरीके से होंगे। तो जनशक्ति में इन्होंने विश्वास किया। इनका मानना था कि जनशक्ति के माध्यम से ही हम व्यापक स्तर से नेतृत्व करने वाले लोगों को बदल सकते हैं और एक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इनसे सीखने को मिलता है, अहिंसा और सत्य की भावना। मैंने अभी आपको बताया कि ये गांधी जी से बहुत प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। गांधी जी के अहिंसा को इन्होंने भी फॉलो किया, अहिंसा और सत्य की भावना। ठीक है, सत्य की भावना, ये दोनों एक ऐसे हथियार हैं जिसमें हथियार वाले व्यक्ति भी आपसे हार जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, गांधी जी को कई लोग कहते हैं कि जो है अहिंसा अपना करके एक प्रकार से कायरों वाला काम किया। कई सारे ऐसे नेता लोग कहते हैं, कई सारे ऐसे पार्टी के सदस्य लोग कहते हैं अहिंसा एक ऐसा हथियार है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये जोड़ने का काम करता है। मुझे एक चीज बताइए, कोई आंदोलन है, मान लीजिए ये आंदोलन चल रहा है 2 प्लेस पर, ठीक है, और यहाँ पर गरीब लोगों को जोड़ना है, मजदूरों को जोड़ना है, महिलाओं को जोड़ना है, घर के बुजुर्गों को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, विद्यार्थियों को, अन्य जो कर्मकार हैं उनको जोड़ना है। तो इनको ये विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर कभी लाठी नहीं चलेगी। ठीक है, लाठी नहीं चलेगी। अब लाठी नहीं चलेगी, इस बात का इनको विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार का हिंसात्मक कदम नहीं उठाएंगे, हम बस को नहीं जलाएंगे, हम जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये अहिंसा यहाँ पर टैग लाइन के रूप में आ गया। अहिंसा जब इस आंदोलन में आ गया तो फिर इनको ये विश्वास हो गया कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठी नहीं चलेगी और पुलिस वाले बिना किसी हिंसा की लाठी चलाएंगे नहीं। उनको मौका मिलना चाहिए कि हिंसा करते हुए आप दिखाई पड़े, बस तुरंत लाठी चलाना स्टार्ट कर देंगे। गांधी जी ने अहिंसा नामक अस्त्र उठाया और प्रत्येक आंदोलन में घुसेड़ दिया। अब ये अस्त्र इतना शानदार था, ब्रह्मास्त्र की तरह, कि प्रत्येक लोगों को जोड़ने का काम किया। और इसी तरीके से आपने देखा कि जेपी का जो आंदोलन हमें पटना के गांधी मैदान में जो आंदोलन दिखाई पड़ता है वो इसी सिद्धांत पर दिखाई पड़ता है। इन्होंने अहिंसा को अपनाया। सबसे पहले सभी लोगों को कह दिया कि अगर किसी तरीके का हिंसा आपने किया तो हम आपके आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से ना केवल बच्चे जुड़े, बूढ़े भी जुड़े, बुजुर्ग जितने भी लोग थे, मतलब आप कह सकते हैं व्यापक स्तर से सभी वर्गों के लोगों का जुड़ाव दिखाई पड़ा। सत्य का मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसकी आवाज में भी इस बात का जो है प्रमाण दिखाई पड़ता है, वो कभी दबेगा नहीं, चाहे जितना आप जोर लगा लीजिए। कोई सत्यनिष्ठा या ईमानदार जो व्यक्ति होगा वो कभी आपसे दबेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। और ये दोनों ऐसे अस्त्र हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं, किसी भी प्रशासनिक तंत्र को सफल बना सकते हैं, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी और स्वच्छ बना सकते हैं। और यही काम इन्होंने जेपी भाई साहब ने किया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि अहिंसा और सत्य की भावना हमें इनके अंदर से दिखाई पड़ती है। जो मूल्य हमें इनके अंदर गांधीवादी मूल्य दिखाई पड़ते हैं, ये मूल्य इन्होंने गांधी से सीखा था। सत्ता से अधिक सेवा की भावना। अब यहां पर देखिए, आजकल सत्ता से अधिक सेवा की भावना, आजकल के जो नेता हैं, आप देखिए यहां पर सेवा से अधिक सत्ता की भावना, ये उल्टा हो गया। आज अभी जो सिचुएशन है वो है सेवा की भावना से अधिक सत्ता की भावना हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, दिखाई पड़ती है की भावना दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जो सिचुएशन है बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। वर्तमान की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर सेवा की भावना कम, सत्ता की भावना अधिक दिखाई पड़ती, और इसके लिए जितने कुकर्म करने पड़े उतने कुकर्म कम पड़ जाते हैं किसी राजनेता के लिए। एक आध छोट भैया राजनेता को छोड़ दें, बाकी राजनेताओं के अंदर सामान्यतः यही प्रवृत्ति पाई जाती है, सत्ता की भावना।
और ऐसे कंडीशन में वो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, वर्ग के आधार पर सब तरह से आपको बांटने की कोशिश करते हैं। उनकी कथन में आप देखिए, बिहार की राजनीति अभी चरम पर है, बिहार में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, यहाँ पर आप देखिए कोई भी राजनेता कुछ भी बोल रहा है और ऐसे ऐसे राजनीतिक चेहरे आ रहे हैं सामने कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, वो राजनेता कैसे बनेंगे और लोग उनको स्वीकार किस तरह से कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सोचनीय बात है। तो सत्ता से अधिक सेवा की भावना इनके अंदर दिखाई पड़ती है, जो कि हमारे लिए भी एक नैतिक मूल्य है, हमें भी ये बात इनसे सीखनी चाहिए। एक और बात जो दिखाई पड़ती है, युवाओं और समाज के लिए, युवाओं को प्रेरणा और समाज को जागरूक करने की भावना, युवाओं को प्रेरणा एवं समाज को जागरूक करने की भावना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे जो भी अच्छा नेता होगा वो हमेशा युवाओं को साथ में लेकर के चलेगा, क्योंकि युवा जो होते हैं वो किसी भी देश के भविष्य होते हैं और युवा को ही अगर आप सुधारेंगे तो आपका देश का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। तो ये आप देखेंगे युवाओं को एक प्रकार से प्रेरित करते थे, ठीक है, युवाओं को प्रेरणा देते थे और समाज को ये जागरूक करने का काम करते थे कि अगर आपके समाज में कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति है तो उसको आप राजनीति में आने मत दीजिए। अभी तो राजनीति का अपराधीकरण हो गया, वर्तमान में जितने भी अपराधी हैं, जितने गैंगस्टर हैं, जितने छली हैं, जितने दुराचारी हैं, जितने व्यभिचारी हैं, सब राजनीति में आकर के कूद गए हैं और उनका नेचर इस तरीके का है कि अगर वर्णन किया जाए तो मतलब कि वर्णन करने वाला भी थक जाएगा, लेकिन उनका नेचर खत्म नहीं हो जाएगा। उनके नेचर में इतने लूप होल्स है, ठीक है। तो इन्होंने युवा को प्रेरित करने का काम किया, समाज को जागरूक करने का काम किया। ये मूल्य भी आप इनसे सीख सकते हैं। एक लास्ट मूल्य है जो पचुए मूल्य की बात करें तो पचुआ मूल्य हमें दिखाई पड़ता है क्या, पचुआ मूल्य हमें नैतिकता और आत्मबल की शिक्षा इनसे मिलती है, ठीक है। 5 पॉइंट जैसे मैंने नोट्स बना रखा है वैसे आप भी बना लीजिए। नैतिकता और पांचवा पॉइंट जो हमें दिखाई पड़ता है वो क्या है, नैतिकता और आत्मबल की शिक्षा। नैतिकता एवं आत्मबल की शिक्षा, आत्मबल की शिक्षा, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको बताया नैतिकता का मतलब क्या हुआ कि समाज की व्यवस्था नैतिक मूल्यों के आधार पर चले, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस आधार पर चले। ये मूल्य इनके अंदर अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। नैतिकता और आत्मबल, इन्होंने कभी भी सत्ता के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी 1970 में, 67 के बाद आपको पता है कि गूंगी गुड़िया नाम से इंदिरा गांधी को बैठाया गया और शुरू में तो कई लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी जी संभाल नहीं पाएंगे सत्ता, गूंगी गुड़िया नाम से उनको जाना जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी जी जो है सत्ता संभाली और इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन दिखाई पड़ा उनके दौर में। 1975 में आप जो है इमरजेंसी भी देखते हैं, वहां पर कुछ निरंकुशता के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जेपी का जो आंदोलन है वो हमें दिखाई पड़ता है, आत्मबल से भरे हुए व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, सत्ता के सामने झुकने वाले नहीं दिखाई पड़ते। तो आप कहेंगे सत्ता के सामने झुके नहीं ये कभी, ठीक है, झुके नहीं, ठीक। और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण थे। कौन कौन से नैतिक मूल्य जो एक राजशाही या राजा के अंदर, एक जनसेवक के अंदर होने चाहिए। सत्यनिष्ठा का नैतिक मूल्य होना चाहिए, ठीक है। झूठा नेता नहीं होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में आए प्रचार करने कहे, बस आपके क्षेत्र की जो नाली वाली समस्या है ना वो कल तक ठीक हो जाएगी, या फिर हम आएंगे शासन में तो हम तुरंत ठीक कर देंगे। तो एक नेता के अंतर्गत सत्यनिष्ठा का मतलब जो आप बाहर से हैं वो आप अंदर से भी होने चाहिए। झूठे नेता नहीं होना चाहिए, वो नेता ये नहीं दिखाई पड़ते, एक सत्यनिष्ठ नेता दिखाई पड़ते हैं। ईमानदारी का भी इनके अंदर, ईमानदारी के भी संपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। ईमानदार नेता होना चाहिए। नेता के लिए अगर उनके विकास क्षेत्र के लिए कोई राजकोष या राजनिधि जारी की गई है तो उस राजनिधि का इस्तेमाल उस जनता के जिसके लिए जारी की गई उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी। साथ ही साथ आप देखेंगे सेवा की भावना, जो सबसे प्रमुख बात है किसी भी राजनेता या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, अगर उसके अंदर सब कुछ हो, सेवा की भावना ना हो तो सब बेकार है। जैसे आप कहते हैं इंसान हो और अगर इंसान की आंखें और जुबान ना हो
तो इंसान का कोई महत्व नहीं है, फिर वो मृतक जीव के समान है। उसी तरीके से कोई राजनेता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसके अंदर सर्विस की भावना, मतलब सेवा की भावना, जन सेवा की भावना नहीं है, तो राजनेता किसी काम का नहीं है। वो केवल समाज के लिए दुष्कर ही साबित होगा, समाज के लिए एक प्रकार से गलत ही साबित होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इनके अंदर देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी सत्यनिष्ठा के साथ भरपूर दिखाई पड़ते हैं, सेवा के साथ भरपूर दिखाई पड़ते हैं, सेवा की भावना, नैतिकता और आत्मबल की शिक्षा भी इनसे हम लोग ले सकते हैं। तो ये दो महान नेताओं के बारे में आज हम लोगों ने देखा कि इनके नैतिक जीवन से, इनके जीवन से क्या शिक्षाएं मिल सकती हैं हमें, और इन शिक्षाओं का हम लोग प्रशासन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अन्य किसी नेता के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।